हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 5 में, हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, या फिर मैं ये बात करूं आपसे, जो हमारा कॉन्सेप्ट 7 है उसकी शुरुआत की, जो कि है हमारा कंपैरेटिव्स। राइट, कंपैरेटिव क्या होता है, यानी मैं बात करूं सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं। तो अभी हमने लास्ट पार्ट में कुछ वर्ड्स देखे थे जो हमने पॉजिटिव डिग्री में भी हमने यूज करे थे, एज और सो एज के साथ, और कंपैरेटिव्स के भी साथ हमने बात करी थी कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिमिलर मीनिंग के लिए यूज करते हैं। आगे हम कंपैरेटिव को और अच्छे से पढ़ते हैं, इसको और डिटेल में जाएंगे कि किन वर्ड्स को लेकर हमें मोर और देन यूज करना है, किन वर्ड्स के लिए हमें किसी और तरीके का स्ट्रक्चर यूज करना होता है। देखिए, एक ही सेम मेथड सारे वर्ड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब भी आपको कॉन्सेप्ट को सीखे तो ये सीखे कि ये जर्नल है, बट इसके एक्सेप्शनल हो सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शनल होता है। तो जब भी आप याद रखें तो उस वर्ड के पर्टिकुलर यूज को सीखें कि किस तरीके से वो वर्ड हमारा यूज किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, चाहे वो बात कंपैरिजन की क्यों ना हो रही हो। अब आज के जो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंपैरेटिव डिग्री पे ही बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए हमने इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके रखा है। तो आज हम एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स को लेकर बात करेंगे, उनके यूजेस को लेकर बात करेंगे और उनके ऊपर रूल्स क्या एप्लीकेबल है उनको भी ध्यान देंगे। और एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स क्या होते हैं, देखिए, एब्सोल्यूट वर्ड को समझिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो अपने आप में सक्षम है, उसमें हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट है वो चीज। तो कंपैरेटिव्स हो गया एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो अपने आप में ही कंपैरिजन का मीनिंग देंगे, उनके साथ आप कुछ और वर्ड लेके एडिशन में ये नहीं कह सकते कि अब हमने इसमें कुछ वर्ड जोड़ दिया तो ये कंपैरेटिव का मीनिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में ही कंपैरिजन का मीनिंग लेकर चलेंगे। जहां पर भी आपको कंपैरेटिव वर्ड्स, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव वर्ड्स को आप यूज करोगे, इसका मतलब समझ जाइए कि वहां कंपैरिजन की बात हो रही है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। अब क्या होते हैं एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स, पहले उसको ध्यान देते हैं। देखिए, अभी हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जैसे हिंदी है, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो भाषा होती है, हम अगर भाषा को देखें तो भाषा समय के साथ ट्रांसफॉर्म होती है। हिंदी में भी प्राकृत थी और भी इसके बहुत सारे फॉर्म थे, पाली थी और हिंदी है, संस्कृत है। तो ऐसे एक भाषा जो है, आज की भाषा और पहले की भाषा में फर्क होता है। तो समय के साथ भाषा का भी विकास होता है, जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे ही भाषा भी उस समाज की विकसित होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, पहले संस्कृत पे ज्यादा जोर दिया होता था, क्योंकि आपने जो भी उपनिषद, जो भी मैथोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे किस में होते थे, वो संस्कृत भाषा में होते थे। ऐसे ही है हर एक, जैसे उर्दू कहाँ से ड्रिवन हुई है, आप अरेबिक से बात कर रहे हैं, इंग्लिश कहाँ से हुई है, लैटिन से हुई है। तो पहले लैटिन ज्यादा बोली जाती थी, उसके बाद इंग्लिश जो है, आज की जो इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैटिन से ड्राइव हुई है, तो लैटिन के कुछ वर्ड भी वो अपने साथ लेती चली आई। राइट, ऐसे ही भाषा जो होती है वो अपने साथ कुछ वर्ड्स लेके आते हैं और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस से हम जो है एक्वायर करते हैं वर्ड्स में। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम फॉरेस्ट को जंगल बोलते हैं, तो कभी कभार हम इंग्लिश में मोस्टली, काफी आप राइटिंग्स को देखिएगा, अब सीधा JUNGLE यूज करा जाता है, जंगल। इसका मतलब क्या है कि वो वर्ड हमने एक्वायर कर लिया, वो वर्ड हमने अडॉप्ट कर लिया दूसरी भाषा से। ऐसा ही जो आज की जो हिंदी बोली जाती है उसमें बहुत सारे मिश्रण है, उसमें उर्दू के शब्द मिलेंगे, फारसी के शब्द मिलेंगे, नॉट फारसी के शब्द मिलेंगे, हिंदी के तो होते ही हैं, संस्कृत के कुछ शब्द हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश के शब्द हो सकते हैं, तो एक मिक्सचर बन जाता है। ऐसे ही इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश के कुछ अपने लैटिन लैंग्वेज से भी वर्ड लेके आती है, कुछ ग्रीक वर्ड्स को भी कैरी करती है। ऐसे ही कुछ लैटिन वर्ड्स आए जो कंपैरिजन का मीनिंग देने लगी। वो वर्ड्स पहले लैटिन में जब बोली जाती थी तब भी वो कंपैरेटिव्स की बात करते थे, और आज वो वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, आज भी वो कंपैरेटिव्स की बात करेंगे। अब हम जो है एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स के पीछे की जो भूमिका है ये आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, देयर आर सेवरल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं जो लैटिन वर्ड्स से ड्राइव्ड हुए। राइट, लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुए, वहां से उत्पन्न हुए, और जिनका मीनिंग था अपने आप में जो कंपैरिजन की मीनिंग की भावना को लेके आए। यानी
वो वर्ड्स कंपैरिजन को शो करते थे। बिल्ट इनटू दैम नोन एज एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स। वो वर्ड्स हमने इंग्लिश में लिए और उन्हीं वर्ड्स को हम एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स कहते हैं, क्योंकि वो वर्ड ओरिजिनली ड्राइव्ड लैटिन में हुए और लैटिन में भी उनका मीनिंग कंपैरिजन करने का था, राइट। सो व्हेन यूजिंग दीज वर्ड्स रिडंडेंट टू पेयर देम विद मोर, और ये रिडंडेंट का मतलब क्या होता है कि हम उनके साथ मोर और देन का यूज नहीं करेंगे। देखिए, मोर देन, लेसर देन, इसका मतलब होता क्या है, ये कंपैरेटिव्स के लिए यूज किया जाता है, राइट। ये जब आप किसी चीज का दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो आप मोर देन, लेस देन का इस्तेमाल करते हो। लेकिन एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स वर्ड्स को जब आप यूज करोगे तो आप मोर देन, लेस देन ये सब यूज नहीं करोगे, ये अपने आप में कंपैरिजन का मीनिंग लेकर चलेंगे, राइट। अब ऐसे वर्ड्स कौन से हैं, पहले अब हम इन वर्ड्स को लेकर चर्चा करते हैं। जैसे हो गया सुपीरियर। अब ये जो सुपीरियर वर्ड है, अब सुपीरियर का मतलब होता है कोई किसी से पद में ऊंचा हो या उससे शक्तिशाली हो, तो यानी वो उससे एक स्थान ऊपर रखता हो। अब वो किसी में भी हो सकता है, वो फिजिकल फिटनेस में भी हो सकता है, वो किसी पोजीशन के ऊपर भी हो सकता है, किसी परफॉर्मेंस को लेकर भी हो सकता है, राइट। तो वो सुपीरियोरिटी की बात होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा इन्फीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी का मतलब है जो एक पद ऊपर हो आपसे, और जब भी आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वहां पर सुपीरियर आपने बताया हो किस चीज को लेकर आप सुपीरियर कह रहे हो। अगर हम सुपीरियर की बात करें तो इसके साथ एक एग्जांपल है, हर परफॉर्मेंस इज सुपीरियर टू माइन। माइन का मतलब होता है माई परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस। अच्छा, यहां पर हमने माई क्यों लिख दिया, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, और क्योंकि इससे पहले क्या यूज हुआ है, कंजंक्शन, ये प्रीपोजिशन, टू एक हमारा प्रीपोजिशन है, राइट। और माई परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। कैसा है हमारा, अब आप इसको एडजेक्टिव को बताइए, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, नाउन। तो इस पूरे को रिप्लेस करने के लिए आपने प्रोनाउन यूज कर लिया, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, और टू प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया माइन। तो जब भी आप सुपीरियर लिखोगे तो उसके बाद सुपीरियर टू माइन होगा, या सुपीरियर टू मी हो सकता है, राइट। तो सुपीरियर के बाद ही इज सुपीरियर टू हर, वह उससे सुपीरियर है, ही इज सुपीरियर टू। अब सुपीरियर के साथ ऑफ नहीं आएगा, याद रखिएगा। सुपीरियर के साथ जब भी आप सुपीरियर को एज अ यूज करोगे कंपैरेटिव, और आप किसी सेंटेंस में लिखोगे, ये कंपैरिजन के लिए ही आता है कि कौन किससे सुपीरियर है, कौन किससे, राइट, इंफीरियर है। तो सुपीरियर के साथ टू यूज होगा, ये आप ध्यान दे लीजिए, राइट, इसको। नाउ नेक्स्ट, इंफीरियर। द अकोमोडेशंस वर इंफीरियर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो जो अकोमोडेशन थे, जो आपके रहने की जो व्यवस्था होती है, उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। तो एकोमोडेशन इंफीरियर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड, हमने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, और जो एकोमोडेशन हमें एक्चुअल में मिले, जो वास्तविक रूप से हमें जो दिए गए, वो इंफीरियर यानी कम थे या कमी थी। इंफीरियर का मतलब है कि उस लेवल पे नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने सोचा कि ज़्यादा साफ सुथरा होगा, ज़्यादा स्पेशियस होगा, लेकिन वैसे नहीं थे, राइट। तो इंफीरियोरिटी का मतलब होता है जब हम निचले स्तर की बात करते हैं, और सुपीरियोरिटी का मतलब होता है सुपीरियर का मतलब होता है जब हम ऊपर स्तर की बात करते हैं, ऊंचे स्तर की बात करते हैं, राइट। अब ध्यान देना क्या है आपको, अगेन इंफीरियर अपने आप में कैसा वर्ड है, अपने आप में एक कंपैरेटिव वर्ड है, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव है। तो इसके लिए इसके साथ मोर देन, ही इज मोर सुपीरियर टू मी नहीं होगा, ही इज मोर सुपीरियर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ही इज इंफीरियर। अब आपने लिख दिया हर परफॉर्मेंस इज सुपीरियर देन माइन, तो गलत हो जाएगा, सुपीरियर के साथ देन नहीं यूज होता है, ये याद रखिएगा। अब वैसे ही आपको याद रखना है नेक्स्ट वर्ड इंफीरियर। इंफीरियर का मैंने बताया एक स्टेप नीचे की बात करेंगे, और इंफीरियर के साथ टू का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। अब आता है हमारा प्रायर। प्रायर का मतलब क्या होता है, हिज क्लेम इज प्रायर टू हर्स, यानी उसके जो क्लेम है, हिज क्लेम इज प्रायर टू हर्स। तो प्रायर का मतलब है जब आप पहले किसी को रहते हो ना, ये प्रायर है यानी ये पहले है, तो प्रायर से प्रायोरिटी बना। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जब आप जरूरी चीजों को लिस्ट करते हो तो पहली प्रायोरिटी, पहला आप किसको रखोगे, जरूरत पहले किसकी है। तो यहाँ पर प्रायर का मतलब होता है फर्स्ट,
हिज क्लेम इज प्रायर टू हर्स, यानी उसका जो क्लेम है वो उससे पहले है, राइट। प्रायर के साथ भी हम टू यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत कॉमन वर्ड जूनियर और सीनियर, यहां सबसे ज्यादा गलती की जाती है। जूनियर और सीनियर जो है वो लैटिन वर्ड है। अब वो लैटिन से आए हैं इंग्लिश के अंदर, तो उनका यूज अब इंग्लिश में किया जा रहा है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट होता है कि जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो मोर और देन करोगे। तो बहुत से मैंने देखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, ही इज जूनियर देन मी, ही इज जूनियर ऑफ मी, ही इज जूनियर टू यू। अब देखिए जब भी आप जूनियर के साथ टू यूज करोगे बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट बनेगा। तो जब भी आप जूनियर लिखोगे, जूनियर, या फिर मैं बात करूं आप सीनियर लिखोगे, सीनियर, पहले मैं इसके साथ बता देता हूँ स्ट्रक्चर में क्या होगा। टू आएगा और टू हमारा प्रीपोजिशन है, देन उसके बाद नाउन आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। देखिए जब भी आप जूनियर, जूनियर मतलब होता है जो आपसे छोटा होता है। अब वो जूनियर आपसे क्लास में भी हो सकता है, एज में भी हो सकता है, आपसे किसी परफॉर्मेंस को लेकर भी हो सकता है, एक्सपीरियंस को भी लेकर हो सकता है। जिस भी कैटेगरी से आप उसकी तुलना करना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी में आप दोनों अपने आप को या फिर किसी और को या किसी भी व्यक्ति को कंपेयर कर रहे हो, उसको जो है टू के साथ यूज कर लोगे, जूनियर टू सीनियर टू, उसके बाद आ जाएगा हमारा नाउन। सो ही शी इज जूनियर टू मी एट द फर्म, सीनियर हो जाएगा जॉन इज सीनियर टू बॉब इन रैंक, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जूनियर और सीनियर के साथ आपको क्या यूज करना है, टू यूज करना है, राइट। एंटीरियर, द एंटीरियर मसल्स ऑफ द बॉडी आर लोकेटेड टू द फ्रंट। अब देखिए द एंटीरियर, अब किसकी बात हो रही है, मसल्स ऑफ द बॉडी लोकेटेड एट टू द फ्रंट। तो एंटीरियर के साथ क्या यूज हो रहा है, टू यूज हो रहा है। पोस्टीरियर के साथ द स्पीशीज हैज विंग पोस्टीरियर टू द थोरैक्स, राइट। तो पोस्टीरियर के साथ टू। तो ये जो वर्ड्स आपको बताए गए जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब एक और वर्ड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो है प्रेफर। अब प्रेफर के बारे में समझ लीजिए, प्रेफर का मतलब क्या होता है और प्रेफर को यूज किया जाता है। अब पूछते हैं ना आपसे रेस्टोरेंट में, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, राइट। तो और आप क्या चीज लेना पसंद करोगे, टी और कॉफी। तो इस तरीके से प्रेफर का यूज क्या होता है। अब हम प्रेफर के यूज को समझते हैं और प्रेफर के मीनिंग को समझते हैं। तो अब इसको हमने अलग से डील किया है प्रेफर को, राइट। इसको आप समझिए। देखिए जो वर्ब है प्रेफर, इंडिकेट अ ग्रेट लाइकिंग और वन ऑप्शन ओवर अनदर, यानी जो आपका वर्ब होता है प्रेफर, ये इंडिकेट करता है आपकी लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब होता है पसंद, यानी एक के कंपैरिजन में जब आप दूसरे को पसंद करते हो, यानी अगर आपके सामने ऑप्शन रख दिया जाए टी और कॉफी, राइट। तो अब आपका कंपैरिजन टी और कॉफी को लेकर आपने बोल दिया मुझे टी पसंद है, तो यानी आपका जो लाइकिंग है, आपकी जो पसंद है वो किसके तरफ ज्यादा होगी, टी की तरफ ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, कॉफी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम प्रेफर का यूज कर सकते हैं जब आपकी हम लाइकिंग या स्ट्रॉन्ग अफेक्शन बताएंगे किसी भी चीज को लेकर, पसंद को। देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यूजिंग व्हेन फॉलोइंग यूजिंग प्रेफर। तो हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम प्रेफर को यूज करेंगे, हमें उसको ध्यान में देना है। क्या स्ट्रक्चर है, कंपेयरिंग एक्शंस। अगर हम एक्शंस की बात करें, यानी एक्शन का मतलब है वर्ब की बात करें, तो यानी प्रेफर को हम यूज कर रहे हैं एक्शन में। मैं बात करूं वर्ब्स में, राइट। वर्ब को लेकर बात करते हैं, तो वर्ब को लेकर बात करते हैं तो कैसे होगा। अब देखिए आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग। तो वो कह रहा है कि मैं वॉकिंग पसंद करता हूं साइकिलिंग की जगह। अब जरा ध्यान से देखिए, आई प्रेफर, प्रेफर अपने आप में एक वर्ब हो गया। आई प्रेफर वॉट, वॉकिंग। अब ये वॉट का रिप्लाई है, तो ये जो एक्शन, जो वर्ब मैंने बताया एक्शन, यहाँ पर ये एज अ वर्ब नहीं यूज हुआ है। यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ ये जिरंड के तौर पे यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू एक प्रीपोजिशन है जो साइकिलिंग को जोड़ रहा है और ये भी जिरंड यूज हो रहा है। बट यहाँ पर ये जो जिरंड है ये एक एक्शन को बता रहा है कि उसको चलना ज्यादा सही अच्छा लगता है, या उसको चलना को वो ज्यादा महत्व देता है साइकिलिंग की तुलना में, यानी साइकिल चलाने की तुलना में वो चलने को ज्यादा महत्व देता है। तो यहाँ पर जो वॉकिंग और साइकिलिंग को वर्ब की कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ ये समझिए
कि एक्शन को लेके बात की जा रही है, ना कि वर्ब को लेके बात की जा रही है। यहाँ पर वॉकिंग और साइकिलिंग का कहने का मतलब है कि एक्शन। अब आपको मैंने बताया भी है कि हम वर्ब को जिरेंड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, यानी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप अगर आपको ये बात के इस बारे में जानकारी अगर ज्यादा नहीं है तो अभी समझ लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जो वर्ब होता है ना, वर्ब को हम V प्लस आईएनजी फॉर्म में, राइट, और V प्लस आईएनजी फॉर्म में हम दो तरीके से यूज करते हैं। अब वो दोनों तरीके सीख लीजिए। एक होता है हमारा जिरंड। जिरंड का मतलब है जब हम इसको एज अ नाउन ट्रीट करेंगे। एक होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है जब हम इसको एज अ एडजेक्टिव ट्रीट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या इस क्वेश्चन में कोई एडजेक्टिव, देखिए जब भी एडजेक्टिव होगा ना, एडजेक्टिव हम अकेला कभी नहीं आता, एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ आएगा, जिस नाउन को वो क्वालिफाई करेगा, राइट। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, वॉकिंग और साइकिलिंग, क्या इनके बाद कोई नाउन यूज हुआ है? बिल्कुल नहीं नाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये एज अ जिरंड यूज हुआ है। प्रेफर का ऑब्जेक्ट बन के वॉकिंग आया और टू का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के साइकिलिंग आया। तो यानी वो ये बात कहना चाह रहा है कि वो वॉकिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, यानी वॉक करना ज्यादा पसंद करेगा साइकिल चलाने से। आई प्रेफर टू वॉक रेदर देन साइकिल। अगेन, अब इसका देखिए हमने दूसरी तरीके से बना दिया, आई प्रेफर टू वॉक। अब एक स्ट्रक्चर बना टू के साथ और एक बन गया रेदर देन साइकिल, यानी मैं चलना पसंद करता हूं साइकिल के कंपैरिजन में, यानी साइकिल चलाने के कंपैरिजन में। तो यहाँ साइकिल का मतलब है कि साइकिल से चलने की बात की जा रही है, राइट, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग नाउन्स और प्रोनाउंस। अब आपसे मैंने पूछा था व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, टी, राइट, टी टू कॉफी या टी और कॉफी। तो आप बोलोगे आई प्रेफर टी टू कॉफी। अब टी टू कॉफी का मतलब क्या है कि चाय को आप ज्यादा तुलना दे रहे हैं कॉफी के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बात करूं नाउन और प्रोनाउन के साथ, तो अगेन प्रेफर आपने यूज करा, प्रेफर के साथ आप जो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो वो यहां पर लिख दीजिए। यहां पर आप लिख दीजिए नाउन। अब जाहिर सी बात है मैं यहां पर नाउन लिखूंगा तो अंडरस्टूड है, अगर नाउन नहीं हुआ तो उसकी जगह क्या यूज हो जाएगा? प्रोनाउन यूज हो जाएगा। तो जो आप पहले लिखोगे आई प्रेफर, तो जो पहले वाला होगा वो आपको लाइकिंग बताएगा, ये आपकी लाइकिंग होगा, यानी ये आप इसको पसंद करोगे दूसरे की तुलना में, यानी इसके कंपैरिजन में आपने इसे चुना। जैसे शी प्रेफर्स दिस टू दैट, यानी उसने इसको, दिस का मतलब मान लीजिए शी प्रेफर दिस हैट। अब यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पर ये प्रोनाउन था, अब मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना दिया दिस हैट, क्योंकि ये नाउन ले आया। टू दैट हैट, यानी उसको दो टोपियां पसंद होंगी, उसने बोला कि ये वाली मेरे को टोपी पसंद है उस वाले के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पर जब भी आप प्रेफर लिखोगे उसके साथ जो भी पहला वर्ड आता है वो आपकी लाइकिंग को बताता है, पसंद को बताता है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, स्टेटिंग अ जनरल प्रेफरेंस। अगर आप जनरल प्रेफरेंस की बात करो, जैसे दे प्रेफर स्कीइंग। स्कीइंग मतलब होता है, अगर आपने देखा हो तो आइस होती है माउंटेन्स पे, जब आइस रहती है तो वहां पर क्या होता है, इस तरीके से जैसे स्केट बोर्ड्स होते हैं ना रोड पे, इस तरीके से यहाँ पर पैर फंसा लेते हैं और ऐसे दो होते हैं, पैरों में फंसा के फिर एक स्टिक से आइस को धक्का देते हैं और स्लोप से स्लाइड करते आते हैं। तो बेसिकली वो आइस पे स्लाइड करते हैं और आइस पे चलने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम एज अ स्पोर्ट भी काफी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो दे प्रेफर स्कीइंग टू स्विम। तो प्रेफर के साथ स्विमिंग, प्रेफर के साथ आप क्या यूज कर रहे हो? टू। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लीजिए, जब भी आपने प्रेफर यूज करा यानी सब्जेक्ट यूज होगा, देन उसके बाद प्रेफर यूज हुआ, देन जिरंड। अगेन जब भी आप एक्शन की बात करोगे तो जिरंड यूज होगा, यानी पहले वाले में हमने जिरंड यूज कर रहे थे। देन जैसे आई प्रेफर, अगर मैं बात करूं आई प्रेफर, राइट, आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, तो ये मैंने उधर आपको बताया था कि ये हम जिरंड की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको टू प्लस V1 यूज करना है, मैं बात कर रहा हूं इन्फिनेटिव की, अगर आपको इन्फिनेटिव यूज करना है तो तब आपको रेदर देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप जिरंड यूज कर रहे हैं तो तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? टू। ये किस कंडीशन में? जिरंड में। अगर आप इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं
तो इन्फिनेटिव में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, राइट, आप ये याद रखेंगे, इन्फिनेटिव में आपको रेदर देन, और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप लिखते हैं उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, उसके साथ आप रेदर देन का इस्तेमाल करोगे, देन उसके बाद अगेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये जो टू है ये दोनों के लिए लग जाएगा कॉमन, राइट। आगे बढ़ते हैं, आई प्रेफर टू ईट एट होम रेदर देन ईट आउट। तो देखिए टू ईट एट होम, तो वी प्लस वर्ब आई प्रेफर, ये हो गया मेरा इन्फिनेटिव, एट होम रेदर देन ईट आउट, ईट आउट का मतलब होता है रेस्टोरेंट, तो ये इन्फिनेटिव, ये इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, राइट। तो ये हमारे हो गया फ्रेजल वर्ब। शी प्रेफर, अब देखिए अगेन यहाँ पर देखिए, रेदर देन, शी प्रेफर टू रीड अ बुक रेदर देन वॉच, अगेन तो टू रीड ये इन्फिनेटिव हो गया, अ बुक रेदर देन वॉच, वॉच क्या हो गया हमारे, अगेन यहाँ पर देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेलीविजन क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, नाउन, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, राइट। ये चीजें याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीजें है। यूजिंग टू फॉर जेरेंट्स, हम टू कैसे यूज करेंगे जेरेंट्स के लिए, आई प्रेफर टू वॉचिंग टेलीविजन, तो देखिए जरा ध्यान से, आई प्रेफर रीडिंग टू वॉचिंग टेलीविजन, तो अगेन देखिए यहाँ पर टू हमने यूज करा, प्रेफर और जिरेंट, रीडिंग इज जिरेंट, टेली वॉचिंग क्या है, जिरेंट हो गया, तो रिलेटेड कंस्ट्रक्शन विद वुड रेदर, जैसे आई वुड रेदर वॉक देन साइकिल, तो वुड रेदर के भी साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई, अब वही है, जब आप जिरेंट को आप वुड रेदर से भी रिप्लेस कर सकते हो देन साइकिल। अगर यहाँ पर होता आई प्रेफर साइकिलिंग या आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं आई प्रेफर वुड रेदर वॉक, आई वुड रेदर वॉक देन साइकिल, तो इसका मतलब भी प्रेफर वाला जाएगा। अब सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स और आइटम्स फ्रॉम अ ग्रुप, तो मान लीजिए किसी ग्रुप में से आपको किसी इंडिविजुअल आइटम या किसी पर्सन को सेलेक्ट करना हो, तब हम क्या यूज करेंगे और किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपकी जो क्लास है वो 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, राइट, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो 10 आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें से हमें आपको सेलेक्ट करना हो या आपको इंडिकेट करना हो, तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सो कंपैरेटिव डिग्रीज ऑल्सो, ध्यान से, मैंने आपको बताया ना कि जब हम कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं तो हम उनके पूरे डीप डाउन हर एक यूज को देखेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री हमें पावर देती है, हमें हेल्प करती है किस चीज में, किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी आइटम को एक पर्टिकुलर ग्रुप से सेलेक्ट करना, यूजिंग ऑफ इंस्टेड ऑफ देन। तो जब भी हम सेलेक्टिंग की बात करेंगे याद रखिएगा, हम देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, सेलेक्टिंग में हम देन का इस्तेमाल नहीं करके ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, विद द, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, यानी द, ये प्रॉपर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे बनेगा, तो पहले अभी समझ लीजिए कि आपको दिमाग में क्लियर, जैसे आंखें बंद करें तो याद आ जाए, सिलेक्शन की बात हो रही है, किसी ग्रुप में से ऑफ आ गया, द आ गया, ऐसे एकदम याद आ जाए कि दोनों चीजों में से क्या आनी है। प्रीसीडिंग द कंपैरेटिव डिग्री, तो जो द है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आना चाहिए। अब देखिए, शी इज द स्मार्टर ऑफ द ट्विंस, यानी जो दो ट्विंस हैं, अब जाहिर सी बात है ट्विंस का मतलब दो ही है, दो अपने सिबलिंग्स की बात हो रही है, तो उनमें से पहली वाली स्मार्टर है, यानी पहली वाली जो है स्मार्टर है, हमने द लगा दिया कंपैरेटिव से, राइट, तो पहली वाली स्मार्टर है, तो ये आपने समझ लिया। अब आप देखिए दूसरे सेंटेंस को देखिए, दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द बुक्स, तो बहुत सारी बुक्स होंगी, आई हैव रेड दिस ईयर, तो जो उसने इस साल बुक्स पढ़ी, जो इसने किसी व्यक्ति ने इस साल बुक पढ़ी, सपोज उस व्यक्ति ने 100 बुकें पढ़ ली एक साल में, 100 ज्यादा हो गई, खैर इतना नहीं पड़ेगा, अगर वो हमारी तरह हैबिचुअल रीडर, हमसे ज्यादा रीडर है तो कर लेगा, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ वो एक महीने में 2 किताब पढ़ता है, तो 24 बुक्स उसने रीड कर ली। अब जरा ध्यान से देखिए, वो यह कह रहा है कि यह बुक, किसी बुक का नाम होगा, मान लीजिए गुलिवर्स ट्रेवल, जीटी लिख देते हैं, गुलिवर्स ट्रेवल इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द बुक्स आई हैव रेड दिस ईयर, यानी जितनी भी उसने किताबें पढ़ी उसमें से यह बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब आप देखिए
मोर इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिए, स्मार्टर, ध्यान से देखिए, ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं लेकिन ये आपको हेल्प कर रहे हैं किसमें, सिलेक्शन करने में, कि पूरे ग्रुप में से ये पसंद है, ये है, तो इस तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं। ही इज द टॉलर ऑफ द टू, तो वो जो दो लोग थे उसमें से वह सबसे टॉलर था। तो आपने यहाँ पर बिना सुपरलेटिव डिग्री लगाए, देखिए आपको ये बात समझ में आई। मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुप में किसी हम हाईएस्ट चीज को लेकर बात करेंगे सेम क्वालिटी में, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि यहाँ हमने बिना सुपरलेटिव डिग्री का यूज करे हमने बता दिया, हमने सिलेक्शन कर दिया, ऑफ ऑल द ऑप्शंस दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द चॉइसेस। तो ये सबसे कम एक्सपेंसिव है चॉइसेस में, राइट, लेसर एक्सपेंसिव हो सकता था उसका। दिस स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सुपरलेटिव आइडिया। तो ये एक स्ट्रक्चर है, अभी हमने बात करी थी ना कि हम एक सुपरलेटिव आइडिया की बात कर रहे हैं बिना सुपरलेटिव को यूज किए, व्हेन डीलिंग विद एग्जैक्टली टू थिंग्स और कंसीडरिंग ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। तो जब हम इसको हम कब यूज करते हैं कि हम मानते हैं कि या तो हम दो चीजों से डील कर रहे हैं या फिर उस ग्रुप में हर एक को इंडिविजुअली, एक एक करके इंडिविजुअली हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को लेकर ट्रीट कर रहे हैं, और उस इंडिविजुअल्स को लेकर जब हमने समझा तो हमने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, तब हम इस तरीके से जो है अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। एम्फसाइजिंग डिफरेंट डिग्री ऑफ क्वालिटीज, अब इसका तीसरा यूज देख लीजिए। When comparing two qualities, तो जब भी हम किसी भी सेम पर्सन में या किसी भी सेम थिंग के अंदर हम दो क्वालिटीज को लेकर बात करें, रिक्वायर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एम्फेसिस, यूज मोर, तो हम दो क्वालिटीज को लेकर बात करें तो हम मोर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वह ज्यादा सिंसियर है, अब देखिए, अब मैंने बोल दिया वह ज्यादा सिंसियर है किस चीज से, अब सिंसियर के साथ मान लीजिए उसमें हो गया स्मार्ट वर्क को लेकर, ही इज मोर सिंसियर देन स्मार्ट वर्क, यानी वो स्मार्ट वर्क करने से ज्यादा एक सिंसियर है, यानी उसके अंदर सिंसियरिटी ज्यादा है। जैसे दिस पेंटिंग इज मोर इंटरेस्टिंग देन ब्यूटीफुल, तो ये पेंटिंग ज्यादा, राइट, इंटरेस्टिंग है, इस पेंटिंग में ज्यादा रुचि है, सुंदरता होने से ज्यादा ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी इसकी बनावट कुछ और होगी जो इसको ब्यूटीफुल तो नहीं बना रही है, लेकिन कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो एक ही पर्सन के अंदर या एक ही थिंग के अंदर दो अलग अलग क्वालिटीज हों और उसमें से हमें एक का चुना, एक पे हमें ज्यादा फोकस करना हो, तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स के बारे में पढ़ लिया कि एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स में हम क्या करेंगे, जो लैटिन के वर्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी कंपैरिजन की भावना देते हैं, तो उसके लिए आगे हमें मोर देन और लेसर देन का कोई इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। उसके बाद हमने देखा कि किसी ग्रुप में से किसी एक पर्सन का चुनाव कर, जैसे उसमें हम प्रेफर का भी, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स में प्रेफर को भी याद रखिएगा, प्रेफर को लेकर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि अगर किसी ग्रुप में से जब हम उस ग्रुप के इंडिविजुअलिटी को लेकर बात करें, यानी हर एक इंडिविजुअल मेंबर को ट्रीट करें और उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना हो, तो यानी सुपरलेटिव वाली जो फीलिंग है वो आएगी, आपको सुपरलेटिव वाली भावना बिल्कुल व्यक्त होगी, पर हम सुपरलेटिव डिग्री बिना यूज करे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दो लोगों के बीच में हम ज्यादा जो सुपीरियर है उसको भी लेकर हम बता सकते हैं। उसके बाद अब जो बात हो रही है कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर या किसी भी थिंग के अंदर दो क्वालिटीज हैं, अब दोनों जो है कॉन्ट्रा, अब दोनों में से हमें एक के बारे में फोकस करना है, एक के बारे में हमें बताना है कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो भी हम जो है मोर और यानी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द टास्क वाज मोर एग्जॉस्टिंग देन डिफिकल्ट, तो मान लीजिए कोई टास्क मुश्किल नहीं था लेकिन उसको करने में बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही थी, एग्जॉस्टिंग ज्यादा था, राइट। तो यहाँ पर दोनों चीजें, एग्जॉस्टिंग भी है, डिफिकल्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ब्यूटीफुल भी है, लेकिन कौन सी क्वालिटी ज्यादा है उसको लेकर आप जब आप बताओगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग मोर विद द पॉजिटिव डिग्री एड्स क्लियरिटी एंड प्रिवेंट्स awkwardness स्पेशली विद लॉन्गर एडजेक्टिव्स, तो जब भी आप मोर यूज करोगे पॉजिटिव डिग्री के साथ तो क्लियरिटी मिलेगी, और जो ऑकवर्डनेस है या फिर जो आप कहें कि सेंटेंस में जो वेगनेस होती है, यानी कि पूरा मैसेज क्लियर नहीं जा पाता, वो खत्म हो जाएगा, सेंटेंस स्पष्ट रूप से वही रहेगा जो आप बोलना चाहते हैं और जो लिसनर को आप बताना चाहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग टू डिस्टिंक्ट क्वालिटीज, अगर दो क्वालिटीज के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो, सपोज
व्हेन कॉन्ट्रास्टिंग टू डिस्टिंक्ट क्वालिटीज ऑफ द सेम एंटिटी इट्स कस्टमरी टू यूज मोर विद द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। यानी अगर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ही पर्सन के अंदर दो क्वालिटीज के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो तो हम मोर को यूज कर सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राइट, शी इज क्लेवर एंड मोर पेशेंस, राइट, इंस्टेड ऑफ हम ये कहने की जगह कि शी इज क्लेवर एंड मोर पेशेंट, शी इज मोर क्लेवर एंड मोर पेशेंस, यानी वह ज्यादा क्लेवर है और ज्यादा ही पेशेंस है। Instead of the test was harder and more stressful, the test was more difficult and more stressful। तो अब यही जो बात आ रही है कि आप कॉन्ट्रास्टिंग चीजों में भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हो मोर को यूज करके, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा ये आपको पता होना चाहिए। आज हमने एब्सोल्यूट कंपैरेटिव्स को लेके बात करी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जल्दी जल्दी, एसी। हमने प्रेफर को लेके बात करी, राइट, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ग्रुप में से, पूरे ग्रुप में से एक की बात करी, वन की बात करी, और हमने किस बात पे ध्यान दिया, इंडिविजुअलिटी को लेकर ध्यान दिया। उसके बाद हमने सेम ऑब्जेक्ट या पर्सन में टू क्वालिटीज को लेकर बात करी यूजिंग मोर, जिसमें से हमें एक को बताना होता है कौन सी ज्यादा अच्छी है कौन सी नहीं है। फिर हमने कॉन्ट्रास्टिंग को लेके बात करी, कॉन्ट्रास्टिंग में बताया कि कौन किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट करते तो हम मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बात हमारी सारी जो लेक्चर की शुरुआत हुई थी ये हुई थी कि कंपैरेटिव डिग्रीज को हम दो चीजों के बीच में कंपेयर करने का यूज करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, कंपैरेटिव डिग्री ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन उसके कितने सारे यूज पढ़ रहे हैं। यही तो ब्यूटी है इंग्लिश की, कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, हर एक भाषा की यह ब्यूटी होती है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, उसका आपने भाव सीख लिया, लेकिन उसको डीप डाउन में जाके देखोगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हर सेंटेंस में उसका यूज करने का तरीका होता है, और यही एग्जामिनर हमसे उम्मीद रखता है कि हमें हर एक यूज करने के तरीके को आना चाहिए। तो ये चीजें आपको सीखनी है कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, प्रेफर के साथ कब आपको जिरेंड यूज करना है, कब आपको इन्फिनेटिव यूज करना है, रेदर देन यूज करना है, टू यूज करना है, क्या यूज करना है, आपको क्लियर हो। क्लियर कब होगा, जब आप अच्छे से समझेंगे, चीजों को देखेंगे, रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो इससे एक पिक्चर आपको क्लियरिटी में रहेगी और आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी की जो हमारे जो इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब कंपैरेटिव के खत्म होने के बाद हम सुपरलेटिव की बात करेंगे। फिर सुपरलेटिव में भी ऐसे ही अपने आप में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे कंपैरेटिव के ये इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, ऐसे ही सुपरलेटिव के होंगे। लेकिन हमें सबको सीखना है कि एग्जामिनर कब आपसे क्या पूछ ले हमें नहीं पता। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपना बेस तो तैयार कर लेंगे, अपने आप को रेडी भी कर लेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो अब तक पूछा गया है और वो ही आगे पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का सिलेबस तो यही है। लेकिन जब हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास प्रीवियस ईयर है, तो क्यों ना हम इनको अच्छे से समझ लें और सीख लें। वही हम कर रहे हैं, अच्छे से समझेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस भी करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। तो बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।